गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी में हम लेसन नंबर 24 स्टार्ट कर चुके हैं, मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र। और इसमें हमने देखा कि जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसके 3 घटक होते हैं, रुधिर नलिकाएं और हृदय। तो आज हम रुधिर के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जो रुधिर है वो लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और भी जो चीज़ें हैं रुधिर के बारे में कि जो रुधिर है यानी ब्लड, वास्तव में मनुष्य का जो रुधिर है उसमें आरबीसी जो होती है केंद्रक रहित होती है। और इस रुधिर को हम 2 भागों में या 2 घटकों में बांट सकते हैं, यानी कि इसके अंदर 2 घटक मौजूद होते हैं। एक रुधिर कणिकाएं और एक प्लाज्मा। इन दोनों घटकों से मिलकर रुधिर का निर्माण होता है। ये जो प्लाज्मा है ये इसका तरल भाग है और ये लगभग 60 से 65% भाग बनाता है। रुधिर का 60 से 65% भाग तरल होता है, प्लाज्मा कहलाता है। जबकि जो कणिकाएं हैं ये ठोस भाग है और ये 35 से 40% भाग जो है रुधिर का, वो रुधिर कणिकाएं मिलकर बनाती है। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा में मुख्य रूप से देखें तो 3 चीजें होती हैं। एक तो जल जो कि 90% होता है, यानी कि 60% का 90% तो पानी होता है। इसके बाद होता है कार्बनिक पदार्थ, जो इसके अंदर घुले हुए हैं। उनमें क्या क्या होता है? उनमें पोषक तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। ये पोषक तत्व होते हैं रुधिर में। इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारी, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये जो कि एंटीबॉडी बनाती है, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है ये फाइब्रिनोजन, और हिपेरिन जो नलिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है। यानी ये तो रक्त का थक्का बनने से रोकती है और ये रक्त का थक्का बनाती है। दोनों प्लाज्मा में है। ये जब तक रहेगा हिपेरिन तब तक फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का नहीं बनाएगी, इसलिए रुधिर नलिकाओं के अंदर नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही चोट लगती है, वायु के संपर्क में आने पर हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और फाइब्रिनोजन चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमा देती है। इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं वो भी प्लाज्मा में होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स भी प्लाज्मा में होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित पदार्थ है जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये भी प्लाज्मा में होते हैं। प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें होती हैं। एंजाइम्स भी होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये भी कहाँ होते हैं? ये भी कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। O2 व CO2 की कुछ मात्रा भी ये प्लाज्मा में मौजूद होती है। कार्बनिक पदार्थों के बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है अकार्बनिक पदार्थों की। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन,
मैग्नीशियम आयन HCO3- आदि। जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ये सारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं और ये प्लाज्मा का संगठन बनाते हैं। रुधिर में से प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं को पृथक करने के लिए बच्चों, इनको रुधिर को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि इनको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है और उसको बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है केंद्रीय अक्ष पर। तो अभिकेंद्रीय बल लगता है केंद्र की तरफ, उस बल की वजह से जो ठोस कणिकाएं हैं वो नीचे बैठ जाती हैं इस तरह से, और ऊपर इसका लिक्विड भाग जो है, तरल भाग, वो ऊपर रह जाता है। तो ये तरल भाग जो है ये तो प्लाज्मा है और नीचे जो ठोस भाग है वो है रुधिर कणिकाएं। तो जो प्लाज्मा है ये तरल भाग है और तरल है ये 60 से 65% भाग बना रहा है और इसमें भी जल तो 90% होता है और बाकी कार्बनिक और अकार्बनिक घटक होते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी होते हैं और ज़्यादातर जो चीज़ें घुलित अवस्था में मिलेगी वो प्लाज्मा में मिलेगी। इसका जो रंग है वो हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा। अब बात करते हैं रुधिर कणिकाएं की। ये कणिकाएं ठोस हैं, अपने घनत्व के आधार पर ये नीचे बैठ जाती हैं और ये जो कणिकाएं हैं ये ठोस हैं, 35 से 40% भाग बना रही हैं। इनमें हम 3 प्रकार की कणिकाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहला लाल रुधिर कणिकाएं, इनको हम बोल देते हैं RBC। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको बोल देते हैं WBC। और तीसरी है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। बच्चों RBC जो है लाल रुधिर कणिकाएं, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं WBC, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्योंकि ये लाल रंग की होती है इसलिए इनको एरिथ्रोसाइट्स कह रहे हैं, ये रंगहीन होती हैं इसलिए इनको ल्यूकोसाइट्स कह रहे हैं। बिंबाणु जो है इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो रुधिर का थक्का जमाने में काम आता है। अगर इन तीनों का हम कार्य देखें तो RBC का जो कार्य है, वैसे इनको हमको एक एक करके हम पढ़ेंगे लेकिन अभी संक्षिप्त में लिख लेते हैं। इसका कार्य होता है O2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से आगे कोशिकाओं तक रुधिर के द्वारा ले जाया जाता है। रुधिर में भी जो RBC है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही इस ऑक्सीजन को परिवहन करता है। ल्यूकोसाइट का जो कार्य है ये शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हमारे शरीर में जो रोगाणु आते हैं उनको मारने का, उनको नष्ट करने का कार्य जो है वो ल्यूकोसाइट्स का होता है। अर्थात ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाती है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने रुधिर को 2 घटकों में बांट दिया, प्लाज्मा और
रुधिर कणिकाएं। तो बच्चों ये प्लाज्मा जो है ये हमने देखा कि तरल भाग है, 60 से 65% भाग बनाता है, हल्का पीला होता है, इसमें पानी है, कार्बनिक पदार्थ में पोषक तत्व हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं और अकार्बनिक घटकों के रूप में आयंस हैं। जबकि इसका जो ठोस 35 से 40% भाग है वो रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अभी हम इनको अगले वीडियो में एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और घरों में ही अभी सुरक्षित रहते हुए जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होती है तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें।